अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज के बेसिक्स क्या हैं, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट क्या हैं और ये सारी चीज़ें किस टेक्नोलॉजी पे चलती है। मतलब हमने हर चीज़ को थोड़ा बेसिक बेसिक करके देखा था। थ्योरेटिकली हम देख रहे थे कि क्या चीज़ होती है। आज हम थोड़ी सी स्टार्ट में थ्योरी देखेंगे। 3-4 स्लाइड्स हैं, उसमें हम बस बेसिक बेसिक थ्योरेटिकल चीज़ देखेंगे और उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि इस सारे इंफॉर्मेशन से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस सब से हम कैसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अब वो अर्निंग हम फुल टाइम भी कर सकते हैं और उसको हम अपनी पैसिव अर्निंग बना सकते हैं। फुल टाइम और पैसिव में फ़र्क ये होता है कि एक होता है आपका कंप्लीट काम, मतलब सुबह से लेकर रात तक फुल टाइम आपका एक जॉब हो जाती है, इसको फुल टाइम कहते हैं। पैसिव का ये मतलब होता है कि आपने थोड़ा टाइम लगाया, एक दफ़ा उसके बारे में सीखा और फिर आपने बस उसमें पैसे लगाना शुरू कर दिया, या फिर उसके बाद वो खुद ही बस चलता रहता है, आपको उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता। वक्त के साथ साथ वो आपको रिटर्न देता रहता है। पैसिव इनकम जो होती है, इसमें रिटर्न थोड़ा सा कम होता है रिलेटिवली, और जो फुल टाइम होता है उसमें ऑब्वियसली फिर आपका रिटर्न ज़्यादा होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस से। इससे पहले मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। एक अगर आपने किसी भी चीज़ को समझना है तो उसका एक टेक्निकल एस्पेक्ट होता है और एक उसका फंडामेंटल एस्पेक्ट होता है। फिलहाल हम फंडामेंटल के बारे में बात नहीं करेंगे, वो हम फिर कभी बात करेंगे। अभी हम सिर्फ़ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि ये बेसिकली है क्या चीज़। तो टेक्निकल एनालिसिस ये होता है कि ग्राफ्स होते हैं, डिफरेंट कमोडिटीज़ होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उनके प्राइस के ग्राफ होते हैं। अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊँ तो लेट्स से सोना है। सोना आज 1 लाख रुपए का है, कल 90,000 का था, उससे पहले 80 का था, पहले फिर 1.5 लाख का था। तो ये हमें बता रहा है कि हर रोज़ इसकी कीमत किस तरह हो रही है। जब ये हर रोज़ की, मतलब जब से पिछले 10 सालों से या 20 सालों की जब हम डाटा को कलेक्ट कर लेंगे, तो वो एक ग्राफ की शक्ल में सामने आ जाता है और वो एक पूरा पैटर्न बनाता है। वो पैटर्न अभी हम देखेंगे भी प्रैक्टिकली कि ये किस तरीके से चीज़ें होती हैं। लेकिन पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम इस तरह का पुराना पिछले 10 सालों का, 20 सालों का, या जब तक का भी डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है, हम उसको स्टडी करते हैं और उससे आगे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आगे कीमत कहाँ तक जा सकती है। काफ़ी केसेस में वो सही होता है, कुछ केसेस में अब नॉर्मल केसेस होते हैं उसमें आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम उसको सक्सेसफुली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि मार्केट के अंदर टॉप और बॉटम आपने देखना होता है। टॉप और बॉटम का मतलब ये है कि कब चीज़ बिल्कुल सस्ती हो चुकी है और कब चीज़ बहुत महंगी हो चुकी है। जब चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती है तो वो एक अच्छा टाइम होता है ख़रीदने का, उस टाइम आप ख़रीद लो। जब चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, वो एक अच्छा टाइम होता है बेचने का। सस्ता आपने ख़रीद लिया, महंगा आपने बेच दिया, इसमें आप प्रॉफ़िट बना सकते हो। इसी तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। और यही पूरी ये जो गेम है, इस गेम का जो बेसिक समरी है वो यही है। सस्ता खरीदो, महंगा बेच दो। बॉटम एंड टॉप। गेम ये है कि बॉटम को हमें पता कैसे चलेगा कि बॉटम कब आ गया? हमें कैसे पता चलेगा कि कीमत अब इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी? वो हम ग्राफ देख के बताते हैं। सिमिलरली टॉप, हमें नहीं पता चलता कि कब एक चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है या अब इससे ज़्यादा और बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो वो सारी चीज़ें भी हम ये ग्राफ से, टेक्निकल एनालिसिस से देख के बता सकते हैं। अब ये जो एक चीज़ है ना, बुल एंड बेयर, ये पूरी ज़िंदगी अगर आप ये काम करना चाहते हो ना, पूरी ज़िंदगी ये लफ्ज़ आप सुनते रहोगे। और ये बेसिकली अगर मैं इसको समझाऊँ ना, तो ये समझ लें कि जंग का मैदान होता है, उसमें बुल और बेयर की जंग हो रही होती है। हर वक़्त ये जंग चल रही होती है। अब ये बुल और बेयर है क्या और इसके पीछे की स्टोरी क्या है? पहले मैं इस तरह बताता हूँ कि जब भी चीज़ ऊपर जाती है, जब कीमत ऊपर जा रही होती है, इसका मतलब वो बुलिश है। जब कीमतें नीचे जा रही होती हैं, इसका मतलब वो बेयरिश है।
अब बुल्स कौन होते हैं? बुल्स वो होते हैं जो कीमत को ऊपर लेकर जाते हैं। बेयर्स वो होते हैं जो कीमत को नीचे लेकर जाते हैं। अब बंदा सोचे कि यार कीमत को नीचे लेकर जाने में क्या फ़ायदा है, तो बहुत फ़ायदा होता है। जब आप कीमत नीचे लेकर जाते हो तो आप सस्ता खरीद सकते हो, आगे जाके महंगा बेच सकते हो। और एक और, अगर आप फ्यूचर्स करते हो तो उसमें आप जितनी कीमत नीचे लेकर जाओगे उतने आप पैसे बना सकते हो। लेकिन ये वाला भी हम बाद में जाके देखेंगे, फिलहाल हम ज़रा एक बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो जो बुल होते हैं ना, बुल जब अटैक करता है तो वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ अटैक करता है। वो अपना सर पहले नीचे करता है और फिर ऊपर की तरफ अटैक कर देता है। सिमिलरली जो बेयर होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ अटैक करता है। वो अपना पंजा ऊपर रखता है और ऊपर से नीचे की तरफ अटैक करता है। इसका क्या मतलब है कि बुल्स जो होते हैं वो हमेशा कीमत को ऊपर लेकर जा रहे थे, वो ऊपर की तरफ अटैक कर रहे होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि कीमतें ऊपर जाए। बेयर्स होते हैं वो हमेशा ऊपर से नीचे अटैक कर रहे होते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि हम कीमतों को ऊपर से नीचे लेकर आए। और बस इसी तरीके से इनके आपस में जंग चल रही होती है। जो जीत जाता है तो कीमत उस डायरेक्शन में चल जाती है। बुल्स ज्यादा होंगे या बुल्स जीत रहे होंगे, वो स्ट्रांग होंगे तो कीमतें ऊपर जा रही होंगी। बेयर स्ट्रांग होंगे तो कीमतें नीचे जा रही होंगी। और इसी तरीके से मार्केट जो होते हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइम्स होते हैं या उनके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। एक होता है, उसको हम कहते हैं बुल मार्केट। बुल मार्केट वो होती है कि जिसमें जनरली मार्केट ऊपर जा रही होगी। जनरली का मतलब ये है कि कीमतें थोड़ी बहुत नीचे भी जाएंगी, लेकिन अगर आप बिग पिक्चर देखोगे, मतलब पूरे साल की पिक्चर देखोगे, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि साल के शुरू से साल के आखिर तक कीमत ऊपर ही गई है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा होगा, लेकिन नॉर्मली कीमत ऊपर जाती रही है। लेकिन जो बेयर मार्केट होती है उसमें कीमतें नॉर्मली नीचे आ रही होती हैं, लेकिन बीच में कभी कभी ऊपर भी चली जाती हैं। ये दोनों में फ़र्क होता है। अब जो तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है रेजिस्टेंस लाइन, सपोर्ट लाइन और ट्रेंड लाइन। हमने इन तीन चीज़ों को सीखना है और सही तरीके से सीखना है। ये जो रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइंस होती हैं ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं। ये आप ग्राफ के ऊपर बनाते हो, इससे आपको समझ आती है कि कीमत अब इससे ऊपर नहीं जा सकती और कीमत इससे नीचे नहीं जा सकती। आसान अल्फाज में ये बता रहा हूँ, ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट ये नहीं, लेकिन आसान अल्फाज में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस लाइन वो होता है जो आपको बता रहे होती है कि कीमत का इससे ऊपर जाना मुश्किल है। सपोर्ट लाइन वो होता है जो आपको बता रहा होता है कि कीमत का इससे नीचे जाना मुश्किल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप सपोर्ट पे ख़रीदो और आप रेजिस्टेंस पे बेच दो। इसी तरह जो ट्रेंड लाइन होती है, ट्रेंड लाइन स्लोप होता है, वो टेढ़ी लाइन होती है, तिरछी लाइन होती है। तो वो भी हमें ये बता रहा होता है कि जो आपकी प्राइसेस हैं उनकी डायरेक्शन क्या बन रही है। अब ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली करेंगे, अभी ग्राफ के ऊपर ही सारा कुछ करेंगे। ये थ्योरेटिकली बस थोड़ा, ताकि बंदे को समझ आ जाए कि अच्छा ये चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, तो बात ये है ना कि अगर ये तीन चीज़ें आपको समझ आ जाए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड, अगर ये तीन चीज़ें आपको समझ आ जाए, बस आप ट्रेडर बन गए हो। फिर आप पैसे कमा सकते हो, फिर आप ट्रेड्स कर सकते हो। आपको समझ आ जाएगा कि कीमत कहाँ पे नीचे है, कहाँ पे ऊपर है, और आप उसी की मदद से बस, बेशक थोड़े थोड़े पैसे बनाओगे लेकिन आप बना लोगे। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड लाइन बना सकते हो, आप बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लोगे, तो आप बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हो, कम लॉस करोगे। अगर आपके स्किल जितने अच्छे नहीं हैं तो हो सकता है लॉस ज़्यादा हो, प्रॉफिट कम हो। गेम सिर्फ ये है कि आपने इन तीन चीज़ों को परफेक्ट करना है और बस फिर इंशाल्लाह आगे हो जाएगा। अच्छा, तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन था, अब हम जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो ये जो वेबसाइट है ना, tradingview.com, इसको आप देख लो। यह आपने ओपन करना है और आपका ज़्यादातर काम है ही इधर, ये और बाइनेंस, इन दो प्लेटफॉर्म्स पे आपका सारा का सारा काम होगा। तो आपने ट्रेडिंग व्यू ओपन की, ये वेबसाइट आ गई, ये चार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे सर्च के साथ, आपने चार्ट को ओपन कर दिया।
अब ये मेरे सामने चार्ट एक खुल गया, बाय डिफ़ॉल्ट कोई सा भी चार्ट खुला होगा, ठीक है। मैं ज़रा इसको साफ कर देता हूँ। अच्छा, तो ये आपको ना कोई सा भी चार्ट खुल गया, अब बंदा देखे यार ये पता नहीं क्या मसला है, क्या गंद है, नहीं समझ आ रही है वो। हमारा आज का जो काम है, जो आज हमारा टास्क है, वो ये है कि इस ग्राफ को समझना है कि ये बेसिकली हमें बता क्या रहा है, ये ग्राफ बनता क्या है, ये किस तरीके से बनता है और इसके पीछे की स्टोरी है, वो स्टोरी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं बता फिलहाल चलो इसी ग्राफ पे ना एक दो बेसिक चीज़ें ज़रा बता देता हूँ आपको। ये जो मैं चीज़ अभी बताने लगा हूँ ये है कि ये ग्राफ बनता है किस तरह, जो ग्राफ के अंदर ये जो छोटे छोटे कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स क्या होती हैं, किस तरीके से बनती हैं, और ये बाकी सारी चीज़ें क्या है। चल से हम यहाँ पे आ गए, ये ज़ीरो है। हम एज्यूम करते हैं कि कोई सी भी चीज़ है, चलो लेट से हम ये डॉलर को कर लेते हैं कि डॉलर है, डॉलर फिलहाल मार्केट में 2 रुपए का चल रहा है। यहाँ पे 2 रुपए पे मैंने एक लाइन लगा दी, मेरे पास पड़े हुए हैं डॉलर, काफ़ी ज़्यादा सारे डॉलर पड़े हैं। मार्केट प्राइस इसकी 2 रुपए चल रही है। अब ये प्राइस ऊपर नीचे किस तरह होती है और क्यों होती है, ये हमने देखना है। अच्छा, लेट्स से कोई एक बंदा, उस बंदे को कहीं से खबर मिली है कि यार डॉलर जो है ना बड़ा ऊपर जाने वाला है, या अब कोई पाकिस्तान के अंदर कोई मसले आने वाले हैं, जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी ख़राब होगी उस वजह से डॉलर ऊपर जाएगा। वो कहता है यार चलो मैं डॉलर ख़रीद लेता हूँ, लेकिन डॉलर मार्केट में मेरे पास पड़े हुए हैं, और मैं जो हूँ मैं कहता हूँ कि यार मैं 3 रुपए से या 3.5 रुपए से सस्ता नहीं बेचूंगा। मैं अगर बेचूंगा, मैं कितने का बेचूंगा, 3.5 का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक सेल ऑर्डर। अब ये मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि एक होता है लिमिट ऑर्डर और एक होता है मार्केट। दोनों में फ़र्क क्या है? लिमिट ऑर्डर ये होता है कि आप कीमत सेट कर देते हो कि यहाँ पे आएगा तो मैं ख़रीदूंगा, या यहाँ पे आएगा तो मैं बेचूंगा। अगर मैं इसकी इजी एग्जांपल बताऊं, लेट से आपके पास एक फ़ोन पड़ा हुआ है, आईफोन पड़ा हुआ है, आप कहते हो मैं ये फ़ोन 1 लाख रुपए से सस्ता नहीं बेचूंगा, मैं ये फ़ोन बेचूंगा ही 1 लाख रुपए पे। जैसे ही कोई बंदा 1 लाख का खरीदने के लिए तैयार होता है तो मैं अपना फ़ोन बेच दूंगा। तो ये आपने लिमिट ऑर्डर लगा दिया, लिमिट सेल ऑर्डर लगा दिया। इसी तरह लिमिट बाय ऑर्डर होता है। कोई बंदा जिसने चीज़ खरीदनी है, लेट्स से वो किसी बंदे ने फ़ोन खरीदना है, वो कहता है भाई मैं 80,000 से 1 रुपया ऊपर फ़ोन के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं जैसी कीमत उसकी 80,000 पे आएगी मैं ख़रीद लूँगा। तो वो जैसी कीमत 80,000 पे आती है वो बंदा ख़रीद लेता है। इसको कहते हैं लिमिट बाय ऑर्डर। तो लिमिट ऑर्डर दो तरह के होते हैं, एक लिमिट बाय ऑर्डर होता है, एक लिमिट सेल ऑर्डर होता है। वो आप एक प्राइस स्पेसिफिक कर देते हो कि जैसे इस प्राइस पे जाएगा तो मैं खरीद लूंगा या बेच लूंगा। अब ज़रूरी नहीं है कि वो कीमत उस प्राइस पे जाए। यही जो अभी मैंने एग्जांपल दिया फ़ोन वाले के, चलो एक बंदा उसने 80,000 की लिमिट लगाया हुआ है, लिमिट बाय ऑर्डर लगाया हुआ है कि जैसी फ़ोन की कीमत 80,000 पे आएगी वो बंदा खरीद लेगा। लेकिन मार्केट कुछ इस तरीके से चल जाती है कि वो 80,000 पे कभी आता ही नहीं है, वो आता है 90,000 तक आ जाता है, 90,000 से फिर वो कीमतें ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उस बंदे ने कभी फ़ोन ख़रीदा ही नहीं, ना वो कभी ख़रीद पाएगा। इसको हम कहते हैं लिमिट ऑर्डर्स। इसी तरह सेल में भी होता है कि एक बंदे ने 1,20,000 की सेल ऑर्डर लगाया हुआ है कि जैसी कीमत 1,20,000 पे जाएगी मैं बेच दूंगा। लेकिन क्या होता है कि मार्केट 1,05,000 पे जाती है, वहाँ से फिर वो नीचे चली जाती है, तो उसने अपना फ़ोन कभी बेचा ही नहीं। ये एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को याद करने की कोशिश करना है।
दूसरा कॉन्सेप्ट है मार्केट का। मार्केट का ये मतलब है कि उसी टाइम मार्केट में कोई भी बंदा खरीदने के लिए, बेचने के लिए तैयार है, आपने उसी कीमत पे खरीद लिया। इसकी एग्जांपल ये है कि लेट्स से एक बंदा है, उसने मार्केट फिलहाल 1 लाख रुपए पे चल रही है, ठीक है, एक बंदे ने फ़ोन खरीदना है। वो ऑर्डर नहीं लगाता कि यार 80,000 पे आएगा तो मैं खरीदूंगा। वो ये देखता है कि मार्केट में एक फ़ोन पड़ा हुआ है जो 1 लाख रुपए में बिक रहा है। वो कहता है बस ठीक है, आप मुझे 1 लाख रुपए में दे दो। तो 1 लाख रुपए वो कीमत हो गई कि जिस पे खरीदने वाला खरीदने पे तैयार हो गया, बेचने वाला बेचने पे तैयार हो गया। तो ये उसकी क्या हो गई, मार्केट प्राइस हो गई। मार्केट पे जब भी आप चीज़ खरीदते हो, आप हमेशा वो चीज़ पे खरीद लेते हो, उसमें फिर आपको वेट नहीं करना पड़ता कि अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो आपने उसी कीमत पे खरीद लिया। तो ये दो तरह के वो होते हैं, एक मार्केट होता है और एक लिमिट होता है। अच्छा, अब हम दोबारा डॉलर वाली इस पे आते हैं। मेरे पास $2 पड़े हुए, मेरे पास डॉलर पड़े हुए हैं जिसकी कीमत तकरीबन ₹2 है। मार्केट कीमत उसकी ₹2 है। ज़्यादा सारे डॉलर पड़े हुए हैं लेकिन $1 ₹2 का। मैं कहता हूँ कि यार मैंने ये बेचना है, कोई और बंदा था, मैंने उसका सेल ऑर्डर लगा दिया 3.5 का, कि जैसे ही डॉलर की कीमत 3.5 पे जाएगी मैं बेच दूंगा। किसी बंदे को पता चला कि यार कीमतें ऊपर जाने लगी है तो उसको खरीद लेना चाहिए। वो क्या कहता है, वो मार्केट देखता है कि अच्छा कौन बेचने के लिए तैयार है। तो उसको पता चलता है कि यार एक ही बंदा है जो बेचने के लिए तैयार है, वो 3.5 का बेच रहा है। वो कहता है चलो सही है, मैं मार्केट पे ही खरीद लेता हूँ। अब ये उसके लिए मार्केट प्राइस हो गई और मेरे लिए वो मेरा जो सेल ऑर्डर था वो फिल हो गया। तो कीमत क्या होगी, 2 से ऊपर चली गई 3.5 तक। अब पूरी दुनिया के जो लोग होंगे उनको नजर आ रहा होगा कि कीमत डॉलर की 2 से बढ़ के 3.5 पे चली गई। ये जो कीमतें बढ़ती हैं, ये कम होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होती हैं कि लोग खरीदने के लिए तैयार हों, लोग बेचने के लिए तैयार हों। जिस स्पेसिफिक पॉइंट पे लोग खरीदने के लिए और बेचने के लिए तैयार होंगे, कीमत वहां पे चली जाएगी। अब लेट से पता चलता है कि यार पाकिस्तान की इकोनॉमी दोबारा मजबूत होने वाली है, तो डॉलर गिरने लगा है, ठीक है। लोग डर जाते हैं, लोग कहते हैं यार डॉलर गिरेगा तो अब क्या करूं। अब क्या होता है कि जिस बंदे ने यहाँ पे खरीदा था ना, तो ऊपर कोई और बेचने के लिए, अब ये जिस बंदे ने 3.5 पे खरीदा था उसने भी ना ऊपर कहीं पे लगा तो दिया सेल ऑर्डर कि यार मैं इसको इधर बेचूंगा, ये 4.5 पे बेचूंगा। लेकिन क्या होता है कि 4.5 पे कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो इसका मतलब कीमत यहाँ पे कभी जाएगी नहीं। फिर हमें पता चलता है कि यार कीमत जो है वो तो नीचे भी, मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी होने लगी तो कीमत शायद नीचे गिर जाए, हो सकता है 2 से भी नीचे गिर जाए। अब मैं जिसने कुछ अपने डॉलर इसको बेच दिए थे, मुझे जब ये खबर पता चलती है, मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार अच्छा इस तरह करते हैं कि चलो थोड़ा सा सस्ता ही बेच देते हैं। तो एक और बंदा था, लेट्स से रैंडमली कोई भी बंदा था, उसने ना यहाँ पे बाय ऑर्डर लगाया हुआ था। मैं बाय और सेल को डिफरेंशिएट करने के लिए कलर चेंज कर रहा हूँ। बाय ऑर्डर जो होगा वो ग्रीन कलर का है और जो सेल ऑर्डर है वो रेड कलर का है। अच्छा, अब हम जरा इसको देखते हैं दोबारा से। पहले कीमत 2 पे थी, एक बंदे ने 3.5 का खरीद लिया, उसने एक सेल ऑर्डर लगा दिया 4.5 का, वहां तक अभी नहीं गया। एक और बंदा था, उसने बाय ऑर्डर लगा दिया 2.7 का, ठीक है। अब मार्केट देखेगी कि यार मार्केट ऊपर जाने के लिए ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। क्या होता है कि हमें खबर मिलती है कि भाई पाकिस्तान के हालात ठीक होने वाले हैं, तो डॉलर ऊपर नहीं जा रहा, पाकिस्तान का रुपये ही ऊपर जाएगा। तो क्या होता है कि ऊपर बेचने के लिए तो लोग तैयार हैं, लेकिन खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है, इसलिए कीमत ऊपर ही नहीं गई। अब क्या होता है कि नीचे यहाँ पे कोई बंदा खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल कोई बेचने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ टाइम के बाद खबर आती है कि यार इसी पॉइंट पे एक बंदा बेचने के लिए तैयार हो गया, तो यहाँ पे एक सेल हो जाती है। कोई भी रैंडम बंदा 2.8 रुपीस का डॉलर खरीद लेता है और कोई भी रैंडम बंदा 2.8 रुपीस का डॉलर बेच देता है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी कीमत 3.5 से गिर के नीचे आ गई 2.78 या 2.9, 2.8 के पास आ गई। अब इसी तरीके से मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है।
अब इसका मैं अगर एक थ्योरेटिकल वो लिखूं, प्राइस विल गो अप इफ buyer is willing to buy at a higher price। देखें, बेचने वाला तो हमेशा यही कोशिश करेगा कि मैं जितना ऊपर बेच सकूं बेच लूं, लेकिन बायर पे भी तो डिपेंड करता है ना कि क्या बायर उसको इतना महंगा खरीदने के लिए तैयार है कि नहीं है। तो अगर तो वो तैयार हो जाता है तो फिर वहां पे सेल हो जाएगी और मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। कीमत नीचे कब जाती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइस विल गो डाउन इफ द सेलर्स आर willing to sell at lower price। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो खरीदने वाला होता है ना, वो हमेशा कोशिश उसकी यही होती है कि मुझे जितना सस्ता मिले उतना अच्छा है, लेकिन क्या बेचने वाला उतने सस्ती कीमत पे बेचने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चन होता है। तो अगर तो कोई भी बंदा मार्केट प्राइस से नीचे बेचने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर मार्केट नीचे आ जाएगी। इसी तरीके से मार्केट ऊपर नीचे जाती रहती है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है। अब मैं यहाँ पे ना रैंडमली कुछ लाइंस बना देता हूँ। लेट्स से ये यहाँ पे चला गया, फिर ये यहाँ से यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ चला गया, फिर कुछ और हो जाता है, कीमत यहाँ से कहीं यहाँ पे गिर जाती है। इसी तरीके से कीमतें ऊपर नीचे जाती रहती हैं। तो यूं एक पूरा ग्राफ बन जाता है, ये थ्रू आउट चलता रहेगा। अब हमने जिस चीज को स्टडी करना है उस चीज को हम कहते हैं कैंडल। और कैंडल होती क्या है और कैंडल बनती किस तरह। मैं यहाँ पे ना अब कुछ मार्क्स लगाने लगा हूँ। ये जो मैं एक मार्क बना रहा हूँ, हम एज्यूम करते हैं कि ये मार्क जो है, इसको मैं वाइट से मार्क कर देता हूँ। हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे दिन स्टार्ट हुआ था। एज्यूम करें कि इस पॉइंट पे दिन स्टार्ट हुआ था, और हम एज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट पे दिन ख़त्म हुआ था। यहाँ पे दिन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे दिन ख़त्म हुआ है, बीच में कीमत नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो अब हम इसकी कैंडल कैसे बनाएंगे, वो कैंडल मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। कुछ इस टाइप की कैंडल बनती है। वो कैंडल अब ऊपर जाके हम दोबारा सही देखेंगे कि एक्चुअली नीट में जब देखेंगे तो फिर वो पता चल जाएगा। फिलहाल मैं बस एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि दिन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो मैंने यहाँ से कैंडल स्टार्ट कर दी। इन दोनों को ये लाइन में इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। दिन यहाँ पे ख़त्म हुआ था, तो मैंने यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दी। ठीक हो गया। दिन में मैक्सिमम कीमत यहाँ तक आई, दिन में मिनिमम कीमत यहाँ तक आई। ठीक हो गया। अब ये चीज़, ये देखें, ये एक ग्राफ था ना, ये बड़ा सा, इसने काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले ली।
इस सारी इंफॉर्मेशन को हमने इस एक कैंडल के अंदर समराइज कर दिया। ये होता है कैंडल, और यही कैंडल का फ़ायदा होता है कि बहुत ज़्यादा सारे डाटा को आप एक ही कैंडल के अंदर समराइज कर देते हो। क्योंकि जब आप पिछले सालों का डाटा कर रहे होते हो, या 10 साल का डाटा आप स्टडी कर रहे हो, 20 साल का डाटा आप स्टडी कर रहे हो, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप इस तरह की छोटी-छोटी लाइन्स को आप देखो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इसलिए हम उन डाटा को छोटा करके एक कैंडल में सारा का सारा डाटा समा लेते हैं। तो इस तरीके से एक कैंडल बन जाती है। अब हम इस तरह करते हैं कि आगे चलते हैं, असल वाली कैंडल देखते हैं कि कैंडल बेसिकली असल मार्केट में होती किस तरह। फिलहाल मैं वैसे ही बस डॉलर को एज एन एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। जितनी भी कमोडिटीज़ हैं सब पे सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। सिर्फ फिलहाल हम देख रहे हैं कि कैंडल होती क्या है और मार्केट किस तरीके से बनती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ, फिलहाल ये रेड वाली कैंडल निकाल लेता हूँ। मैं आप लोगों को ना एक बात बताता हूँ कि जो रेड कैंडल होती है ना, इसका मतलब है कीमत ऊपर से नीचे आई है। इसका क्या मतलब है कि ये बेयर है या बेयरिश है। रेड कैंडल का क्या मतलब होता है कि ये बेयरिश है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। बेयरिश का क्या मतलब होता है, बेयर किस तरह अटैक करता है, बेयर ऊपर से नीचे अटैक करता है। इसका मतलब कीमत ऊपर से नीचे आई है। सिमिलरली जो बुलिश होती है, बुलिश क्या होता है, नीचे से ऊपर अटैक करना। तो हम क्या करते हैं, जो ग्रीन कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल को हम कहते हैं बुलिश। तो ये रेड और ग्रीन में फ़र्क है। अब मैं ज़रा वही जो मैंने रफ ड्राइंग बनाई थी ना, उसको मैं ज़रा नीट करके बनाता हूँ। अब यहाँ पे मुझे इस तरह कोई कैंडल नहीं नज़र आ रही जिसमें विक हो। मैं कोई और ग्राफ खोलता हूँ। चलो, ये ग्राफ आ गया। फिलहाल ना मैं इस रेड कैंडल को स्टडी करता हूँ। ये जो कैंडल है, हम इसको स्टडी करते हैं कि ये कैंडल कैसे बनी होगी। तो एक इसका ये पॉइंट है, बल्कि ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। अब ये साथ में ही हमें कीमतें भी नज़र आ रही हैं। इसका क्या मतलब है, अब ये क्योंकि रेड कैंडल है, रेड कैंडल हमेशा बेयरिश कैंडल होती है। मतलब बेयर ऊपर से नीचे की तरफ अटैक हुआ हो रहा है, कीमत ऊपर से नीचे आ रही है। ऊपर क्या थी 40550, उधर से कीमत नीचे आ गई 40389। तो मार्केट किस तरीके से मूव कर रही होगी कि दिन जब स्टार्ट हुआ होगा तो कीमत कहीं यहाँ पे होगी, और जब दिन ख़त्म हुआ होगा तो कीमत कहीं यहाँ पे होगी। हम इसको इस तरह करके देखेंगे, और इस दिन के दरमियान कीमत मैक्सिमम यहाँ तक गई होगी और मिनिमम यहाँ तक 39,993 तक आई होगी।
मैं एक वैसी एज्यूम करके ना एक ग्राफ बना लेता हूँ कि इसका ग्राफ किस तरीके से बना होगा। हो सकता है कीमत पहले यूँ नीचे आई, बिल्कुल नीचे आ गई, फिर कीमत यहाँ से बहुत ऊपर चली गई, हो सकता है फिर कीमत कहीं नीचे आ गई, फिर कीमत कहीं ऊपर चली गई। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जब दिन ख़त्म हो रहा था तो कीमत इस जगह पे आ गई। अब ये कुछ भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आ रही है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ हमें कंफर्म पता चल रही है कि दिन के दौरान मैक्सिमम कीमत गई होगी 4712 तक, ये जो ऊपर वाली लाइन है। दिन के दौरान मिनिमम कीमत आई होगी 3999 के दौरान इधर तक। जब दिन शुरू हुआ होगा तो कीमत यहाँ पे थी, जब दिन ख़त्म हो रहा था तो कीमत यहाँ पे थी। ये सारे लेवल मार्क हुए हैं। तो ये अब एक बड़ा सा ग्राफ बन गया, ठीक है। इस सब ग्राफ को, ये जो मैंने लाइंस बहुत सारी लगाई हुई हैं, ये सारी लाइंस को इस एक कैंडल के अंदर हमने समराइज कर दिया। अच्छा, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारा का सारा डाटा इस एक कैंडल के अंदर हमने समराइज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ये हमने बेयरिश कैंडल देख ली, अब हम बुलिश कैंडल को ज़रा स्टडी कर लेते हैं। तो ये जो इससे पिछली ये वाली कैंडल थी, ये ग्रीन कलर की जो कैंडल, अब हम इस ग्रीन कैंडल को स्टडी करते हैं। अब ये ग्रीन कैंडल क्योंकि ग्रीन है, ग्रीन का मतलब क्या है कि ये बुलिश कैंडल है। बुलिश का क्या मतलब है, नीचे से ऊपर का अटैक। मतलब दिन जब स्टार्ट हुआ होगा तो कीमत यहाँ पे होगी 39,921 पे। जब दिन ख़त्म हुआ होगा तो कीमत यहाँ पे होगी 40,551 पे। इसी दिन के दौरान कीमत मैक्सिमम यहाँ तक ऊपर गई होगी और मिनिमम यहाँ तक नीचे आई होगी। अगर मैं इसकी एक एग्जांपल बनाऊं तो कुछ इस तरह की बना सकता हूँ कि दिन जब स्टार्ट हुआ, कीमत यहाँ पे थी, कीमत यहाँ तक गिरी, यहाँ से फिर कीमत यूँ ऊपर गई, यहाँ से कीमत फिर कहीं नीचे गिरी, और जब तक दिन ख़त्म हो रहा था कीमत यहाँ पे आ गई। अब ये हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे दिन शुरू हुआ था, यहाँ पे दिन ख़त्म हुआ था। अब ये पूरा का पूरा जो डाटा है, ये पूरा का पूरा डाटा एक कैंडल के अंदर हमने समराइज कर दिया। अब मैं इसी को आगे अगर कंटिन्यू करना चाहूँ, अगली रेड कैंडल, तो क्या होगा कि डाटा यहाँ से लेट से न्यू करके ऊपर गया होगा, बल्कि यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक कहीं पे आया होगा, यहाँ से फिर यहाँ तक गिरा होगा, यहाँ से फिर यहाँ तक आ गया। यहाँ पे हम कहते हैं कि ये दिन भी ख़त्म हो गया। अब ये क्या है, ये 2 दिन का हमने ग्राफ इन दो कैंडल्स के अंदर समराइज कर दिया। अब ये दूसरे रेड कैंडल को मैं दोबारा ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ। ये ग्रीन कैंडल थी, कीमत नीचे आई, मैक्सिमम ऊपर गई, नीचे आई, जहाँ पे दिन ख़त्म हुआ तो ये पॉइंट। अगली रेड कैंडल स्टार्ट हुई थी, रेड कैंडल का मतलब है कि कीमत नीचे आई होगी, मैक्सिमम यहाँ इस पॉइंट तक आई होगी। इस पॉइंट को मैं आपस में
एक लाइन के थ्रू जोड़ देता हूँ। इसको मैं ब्लू लाइन लगा देता हूँ। मिनिमम यहाँ तक आ गया, तो मैक्सिमम यहाँ तक आ गया, मिनिमम यहाँ तक आया। दिन स्टार्ट हो रहा था तो यहाँ था, जब दिन ख़त्म हो रहा था तो फिर यहाँ पे आ गया। इस तरीके से हमने अब ये दो, एक बड़ा सा ग्राफ है, इस बड़े से ग्राफ को हमने सिर्फ 2 कैंडल के अंदर समराइज कर दिया। ये होता है कैंडल्स, यही कैंडल्स की सारी गेम होती है। अब हमने कैंडल्स को देख लिया, अब हम ज़रा देखते हैं कि जब हम हज़ारों कैंडल्स को मिक्स कर देते हैं, एक साथ बनाते हैं, तो फिर क्या होता है। तो फिर इस तरह का ग्राफ बन जाता है। ये ग्राफ अब हमें क्या बता रहे हैं कि कीमतें यहाँ पे क्या थी, इधर क्या थी। अब ये भी आप देख लो कि लेट्स सी ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे वर्टिकली आप नीचे आओ तो नीचे तारीख लिखी हुई है, टाइम लिखा होगा। ये आपको बता रहा है कि ये जो कैंडल है, ये वाली जो रेड कैंडल है, चलो इसको भी मैं ज़रा दोबारा जूम कर देता हूँ, फिर ज़्यादा अच्छा हो। इसमें मैं टाइम इसलिए बहुत ज़्यादा लगा रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक है। ये बेसिक एक दफ़ा समझ आ जाए और इसको समझना आसान हो जाए, फिर आगे सारा काम आसान है। अच्छा, लेट्स से ये जो रेड कैंडल है हम इसको देख रहे हैं। अब इसी के नीचे लिखा हुआ है 14 अप्रैल 2022। ये हमें ये बता रहा है कि 14 अप्रैल 2022 को ये कैंडल बनी। और जो लेफ्ट राइट साइड पे जो चार्ट बना हुआ है, जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये हमें प्राइसेस बता रहे हैं। यहाँ पे कैंडल स्टार्ट हुई थी, क्योंकि ये रेड है, रेड का मतलब ऊपर से स्टार्ट हुई है, नीचे ख़त्म हुई है। तो इसका मतलब दिन जब ये 14 अप्रैल का दिन स्टार्ट हो रहा था तो कीमत थी 41,147 पे। जब दिन ख़त्म हो रहा था तो कीमत थी 39,940 पे। और फिर मैक्सिमम कीमत यहाँ तक चली गई, मिनिमम कीमत यहाँ तक चली गई। तो इस तरीके से हमें पता चल गया। अब मैं इसको दोबारा से जूम आउट कर रहा हूँ। ये हमने कैंडल्स देख ली, ये हमने प्राइसेस देख ली कि इन सब चीज़ों को जब हम मिक्स करते हैं तो हमें एक बहुत ज़्यादा सारा डाटा मिल जाता है। अब इस डाटा को आपने ज़रा गौर से देखना है कि ये कर क्या रहा है। ये डाटा एक तो हमें ये चीज़ बता रहा है कि कीमतें हमेशा इस तरह के सीक्वेंस में जाती हैं। ये बेसिकली क्या है कि कीमतें पहले ऊपर जाती हैं, फिर नीचे आती हैं, फिर ऊपर जाती हैं, फिर नीचे आती हैं, फिर ऊपर। अब ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल इसी तरह वेव में जा रही हो सकता है कभी कीमत यूं करके जा रही हो सकता है कि कभी कीमत यूं करके जा रही हो, लेकिन जाएंगे इस तरह वेव्स वाली फॉर्म में। हमने इस वेव्स को स्टडी करना है कि कहाँ पे ये वेव्स मैक्सिमम बन रही हैं, कहाँ पे इसका टॉप बन रहा है, कहाँ पे इसका बॉटम बन रहा है। ये हमारा मेन गोल है। और वो जो मैं पहले एक चीज़ बता रहा था कि बुल मार्केट और बेयरिश मार्केट, ये भी चीज़ आपने क्रिप्टो में याद रखनी है, स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में, कि एक होता है बुल मार्केट और एक होती है बेयर मार्केट। अब यहाँ से यहाँ तक इसको हम कह सकते हैं कि ये बुल मार्केट थी। क्यों? ये बुल मार्केट इसलिए थी कि कीमतें जनरली ऊपर जा रही थी। ये पॉइंट देख रहे हैं कि यहाँ से कीमत यहाँ तक ऊपर गई, बीच में बहुत ज़्यादा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। लेकिन अगर हम थ्रू आउट देखें तो यहाँ से यहाँ तक कीमत अच्छी खासी ऊपर चली गई है। हम ये पॉइंट भी देखें तो फिर भी यहाँ से यहाँ तक भी कीमत बड़ी ऊपर गई हुई है। तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, इसको हम क्या कहेंगे कि ये बुल मार्केट है। यहाँ पे ख़रीदार ज़्यादा थे, यहाँ पे बुल्स जो थे वो जीत गए थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बेयर मार्केट आ गई। बेयर मार्केट क्या थी
उसमें कीमतें नीचे आई। क्या मतलब कि कीमत यहाँ से नीचे आई, फिर थोड़ा टाइम के लिए ऊपर गई, फिर नीचे आई, थोड़ा टाइम के लिए ऊपर गई, फिर नीचे आई। जनरली कीमतें नीचे आई, लेकिन बीच में थोड़ा थोड़ा ऊपर भी जाता रहा। ये मार्केट का ट्रेंड होता है कि कभी मार्केट ऊपर जाएगी, कभी मार्केट नीचे आएगी। हमने इस ट्रेंड का फ़ायदा उठाना। कैसे? देखिए, लेट्स से को मैं यूँ कर लेता हूँ। अगर हमें ये पता चल जाए कि यार ये इसका बॉटम है और यहाँ पे हम खरीदारी कर लें और फिर यहाँ पे हम चीज़ को बेच दें, तो आप सोचो आपको कितना प्रॉफिट हुआ होगा। चलो हम ज़रा एक अंदाज़ा लगा के देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने ख़रीदा और यहाँ पे हमने बेच दिया। ये हमारे पास 88.5% का प्रॉफिट आया। 88.5% का क्या मतलब कि अगर आपने आज 1 लाख रुपया डाला होता इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपके पास 1,88,000 होते। और ये कितने टाइम पीरियड में बना, हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो डेट थी इस पॉइंट पे, यहाँ पे 2 फरवरी 2021 और 14 अप्रैल 21। 2 फरवरी 14 अप्रैल, 2 महीने से कम वक्त के अंदर हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 1 लाख रुपए से बढ़कर 1,80,000 या 88,000 हो गई। तो ये इस चीज़ का फ़ायदा होता है, ये टेक्निकल एनालिसिस का फ़ायदा होता है। हमने यही चीज़ देखनी है कि बॉटम कहाँ पे हो रहा है, मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है। दूसरी, अब बंदा ये सोचे कि यार जब ये यहाँ से यहाँ नीचे आ रहा है तो फिर हम कैसे फ़ायदा बनाएं। तो वो भी अगर आप एक दफ़ा बेसिक सीख जाओगे ना, तो उसके बाद एक फ्यूचर्स का होता है जिसके अंदर पोजीशन को शॉर्ट करते हो। ये मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जब आप शॉर्ट करते हो ना, उसका बेसिक मकसद ये होता है कि जितनी कीमत नीचे जाएगी उतने आप पैसे बनाओगे। जितनी भी कीमत नीचे आएगी उतने आप पैसे बना पाओगे। तो ये गेम होती है। तो आप जब ये मार्केट नीचे आ रही होगी तब भी बना लोगे, जब ऊपर जा रही होगी तब भी बना लोगे। गेम सिर्फ इतनी है कि आपको ये बॉटम की समझ आ जानी चाहिए कि बॉटम कहाँ पे है और टॉप कहाँ पे है। अब इस पे हम ज़रा थोड़ा देखते हैं कि ये बॉटम और टॉप को हम कैसे डिस्कवर कर सकते हैं। इसके लिए जो सबसे मज़े का टूल है ना, उसको हम कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती क्या है? बेसिकली हमने ये देखना होता है कि वो पॉइंट कि जहाँ से मार्केट ज़्यादा नीचे जा ही नहीं रही। लेट्स से एक मैं यहाँ पे नल लाइन लगा देता हूँ। ये मैंने एक डॉटेड लाइन लगा दी, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यह मुझे क्या बता रहा है? ये मुझे ये बता रहा है कि यहाँ से कीमत ऊपर गई, नीचे आई, इस लाइन को टच किया, ऊपर गई, फिर आई, इस लाइन को टच किया, फिर ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, यहाँ पे फिर इस लाइन को टच किया। यहाँ पे दोबारा क्या हुआ, पर आया, लाइन को टच किया, फिर ऊपर चला गया। इस तरह करके मार्केट चल रही है। तो इससे मैं क्या चीज़ निकाल सकता हूँ कि ये जो लाइन है, ये वाइट वाली लाइन, ये बेसिकली एक बॉटम है। इससे नीचे मार्केट का जाना बड़ा मुश्किल है। अब इसमें मैं एक वो पुरानी बात भी कर देता हूँ कि अगर यहाँ पे नीचे ना बहुत सारे लोगों ने सेल ऑर्डर लगाए होंगे,
ये इन जगहों पे बहुत सारे लोगों ने सेल ऑर्डर लगाए होंगे, लेकिन बात ये है कि इस जगह पे कोई बंदा बेचने के लिए तैयार नहीं होगा। जिसने भी खरीदा होगा, किसी ने यहाँ पे खरीदा होगा, इस जगह पे, किसी ने यहाँ पे खरीदा होगा, किसी ने यहाँ पे खरीदा होगा, तो इतना नीचे कोई बंदा बेचने के लिए तैयार नहीं होगा। तो बेशक खरीदार बहुत हो, लेकिन जब कोई बेचने के लिए तैयार नहीं है तो मार्केट यहाँ पे आएगी ही नहीं। इसी तरह बाकी भी पॉइंट्स हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर टेक्निकलिटीज और भी हों, जितना हम अब आगे पढ़ेंगे उतना हमें और ज़्यादा समझ आता रहेगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि खरीदार तो हैं, लेकिन बेचने वाला ही कोई नहीं है, तो इसलिए नीचे यहाँ पे नहीं आ सकता। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अब ये जो वाइट लाइन मैंने बनाई थी, ये वाली, ये वाइट लाइन बेसिकली हमें क्या बता रहे हैं कि ये पॉइंट एक सपोर्ट है। ये क्या है? ये पॉइंट एक हमारा सपोर्ट है। सपोर्ट का मतलब ये है कि ये एक बॉटम है, इधर से कीमतें ऊपर जा सकती हैं। अगर आप इन पॉइंट इस एरिया के आसपास कहीं पे भी ख़रीद लो तो आपको फ़ायदा ही देगा। अब ये जो पॉइंट था, मैं आपको एक प्रैक्टिकल अगर एग्जांपल दूँ, ये जो पॉइंट था ना, ये वाला, इस पॉइंट पर बहुत से लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे कि बस मार्केट गई, मार्केट ये हो गया, वो हो गया। लेकिन यही टाइम है चीज़ें ख़रीदने का। इस पॉइंट पे अगर आप चीज़ ख़रीदो और आप सोचो कि कीमत यहाँ पे वापस ऊपर आती है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। बस आपने उस चीज़ को होल्ड करना है, महीना आप होल्ड कर लो, 2 महीना आप होल्ड कर लो, आपको फ़ायदा हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट था, या इसको भी छोड़े, ये वाला पॉइंट हम देख लेते हैं कि जब लोगों ने देखा होगा कि यार मार्केट इतनी नीचे गिर गई, तो हर कोई पैनिक हो जाता है कि यार यहाँ पे तो नहीं, यार यहाँ पे तो बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन जिनको टेक्निकल एनालिसिस पता होता है, जिनको ये बात पता है कि मार्केट किस तरीके से काम करती है, उनको ये बात पता होती है कि यही पॉइंट है चीज़ें खरीदने का। आप यहाँ पे पैसे डालो, चीज़ खरीदो, और यहाँ पे जब ये इधर ऊपर कहीं पे आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ऊपर टॉप पे बेच दो, बस यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है, आप बेच दो। या आप ये भी कर सकते हो कि आप थोड़ा सा यहाँ बेच दो, थोड़ा सा यहाँ बेच दो, थोड़ा सा यहाँ बेच दो। इस तरह करके आप चलोगे तो आपको समझ आ जाएगा और कभी लॉस भी नहीं होगा। तो ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं सपोर्ट। अब मैं इसमें एक और चीज़ बताता हूँ कि सपोर्ट ऐसे नहीं कि आप कहीं पे भी कोई भी लाइन लगा दो। अब लेट से मैं यहाँ पे नीचे एक लाइन बना देता हूँ, तो यहाँ में मसला क्या है, इसको मैं लाइन तो मैंने बना दी, लेकिन ये सपोर्ट नहीं है। क्यों सपोर्ट नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे मार्केट एक ही दफ़ा प्राइस आई है, बार बार यहाँ पे प्राइस आई नहीं है। जबकि जो ये वाला पॉइंट था, इसको देखें, 2 दफ़ा तो यहाँ पे मार्केट टच होगी, 3 दफ़ा, 4, 5, तो इस तरह ये जो 5 दफ़ा एक ही पॉइंट पे बार बार आया है ना, ये हमें क्या बता रहा है कि मार्केट यहाँ पे आती है और यहाँ से फिर ऊपर बाउंस कर देती है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जितनी दफ़ा वहाँ पे मार्केट टच करेगी उतना वो जगह स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उतनी वो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब हम ज़रा देखते हैं, रेजिस्टेंस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। मैं यहाँ पे ना एक लाइन लगा देता हूँ। अच्छा, तो अब हम क्या बात कहते हैं, हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे। तो रेजिस्टेंस में अब लेट से मैं एक ना यहाँ पे कहीं पे एक लाइन लगा देता हूँ।
मैं देख लूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी। अब ये लाइन क्या बता रही है कि कीमत यूँ ऊपर गई थी, नीचे आई, यूँ ऊपर गई, आई, इस लाइन को टच किया, ऊपर चली गई, फिर आई, इस लाइन को टच किया, ऊपर चली गई, तोड़ दिया, फिर दोबारा इस लाइन को इसने अपना वो बना लिया, रेजिस्टेंस बना लिया, नीचे आ गई, फिर इसने तोड़ दिया यहाँ पे, फिर इसको मैं दोबारा बनाता हूँ कि यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ पे इसने टच किया, यहाँ तक ये रेजिस्टेंस थे और सपोर्ट थी, ऊपर गई, फिर आई, इस एरिया को इसने टच किया, यहाँ से वापस चली गई, ये फिर इसका क्या है, सपोर्ट है, फिर ऊपर आया, सपोर्ट को तोड़ दिया, आया यहाँ पे, अब ये इसकी रेजिस्टेंस बन चुकी थी, इस लाइन को इसने टच किया, एक फेक कैंडल बनाई, नीचे आ गया, ऊपर आया, फिर ऊपर से दोबारा, अब यहाँ पे क्या होता है, कीमत नीचे जाती है और यहाँ पे आके इसको दोबारा टेस्ट किया, फिर नीचे आ गया। तो इस तरीके से अब कीमत आजकल क्या है, आजकल कीमत इधर नीचे है, तो इस एरिया को हम क्या कह सकते हैं कि ये एरिया इसकी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्यों है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि इस एरिया को इसने बहुत दफ़ा टच किया है। बहुत दफ़ा का क्या मतलब है कि पहले तो एक यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे इसने टच करके नीचे आ गया था, यहाँ पे टच करके ऊपर चला गया था, यहाँ पे इस एरिया में इसने वो कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बता देता हूँ कि ये जो लाइन होती है ना, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट इस लाइन को टच करके वो कर ले, ये हमें एक एरिया बताता है कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ से कीमत टच होकर ऊपर नीचे जा सकती है। अच्छा, तो यहाँ पे इसने टच करके ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे टच करके नीचे चला गया, और फिर फाइनली यहाँ पे और यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 6 दफ़ा इस पॉइंट को इसने टच किया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकती है। अब ये बाद में भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, किसी को सपोर्ट भी कह रहे हैं, किसी को रेजिस्टेंस भी कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब कीमत नीचे होती है ना, इस लाइन से, किसी भी लाइन से, जब कीमत उस लाइन से नीचे हो तो वो उसके लिए रेजिस्टेंस बन जाती है। जब कीमत ऊपर हो तो वो उसके लिए सपोर्ट बन जाती है। अब ये जो एरिया था, इस एरिया में यही वाली लाइन इस प्राइस के लिए सपोर्ट बन गई थी, लेकिन इस जगह पे यही वाली लाइन, यही वाली जो ये जो प्राइसेस हैं, इस लाइन, ये इन प्राइसेस के लिए रेजिस्टेंस बन चुकी थी। सिमिलरली यहाँ पे फिर ये सपोर्ट बन गया, और यहाँ पे अब ये दोबारा रेजिस्टेंस, और आजकल प्राइस इधर नीचे है, तो अभी भी ये वाली लाइन इसके लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस काम करेगा। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। समरी में अगर बताऊं तो वो वाला पॉइंट जहाँ पे प्राइस बार बार अटैक कर रही है, उस पॉइंट को हम कहते हैं सपोर्ट और या रेजिस्टेंस। अगर प्राइस उस पॉइंट से ऊपर होगी तो वो सपोर्ट बन जाएगी, अगर प्राइस उस पॉइंट से नीचे होगी तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगी। ये पॉइंट हमने बनाया और ये पॉइंट बनाया। अब मैं एक और, वैसी प्रैक्टिस के लिए हम एक और पॉइंट बना लेते हैं। लेट्स से ये वाला जो एरिया है इसको हम बना लेते हैं। अब ये एरिया क्या है, एरिया हमारा दोबारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। कैसे, मैं दूसरी लाइन को चलो फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। ऊपर आया, नीचे,
तो ये वाला जो पॉइंट था ये यहाँ पे प्राइस आई और वापस बाउंस कर गई, इधर भी करीब करीब आई लेकिन इस पॉइंट पे नहीं आई। फिर कीमत आ गई यहाँ पे सपोर्ट, इस पॉइंट पे सपोर्ट टूट गई। तो जब सपोर्ट टूट गई तो अब ये सपोर्ट क्या बन गई, रेजिस्टेंस। तो आया इस पॉइंट के आसपास थोड़ा बहुत घूम रहा था, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस तोड़ दी, प्राइस ऊपर चलेगी, ऊपर आई, फिर जब दोबारा नीचे आ रही थी तो इसी पॉइंट पे ये सपोर्ट के तौर पे काम कर रही थी। यहाँ पे इसने सपोर्ट फाइनली तोड़ दी, नीचे आया, फेक आउट कह सकते हैं इसको, और फिर दोबारा ऊपर चला गया। अब यहाँ पे जब ये ऊपर गया ये सारा, ये अब यही वाली जो लाइन थी इसके लिए क्या एक्ट कर रही है, एज अ सपोर्ट काम कर रही है। इस पॉइंट पे आई मार्केट, बाउंस हो गई, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट तोड़ दी, फिर यहाँ पे ये दोबारा इसके लिए रेजिस्टेंस बनना शुरू हो गई, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस, और अभी फाइनली फिर प्राइस यहाँ पे नीचे। अब यही वाली लाइन इसके लिए क्या हो गई, रेजिस्टेंस हो गई। तो ये इस रेजिस्टेंस को जब तोड़ेगा तो फिर या तो इससे ऊपर बहुत ज़्यादा चला जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि इसी पॉइंट से दोबारा कीमत नीचे आ जाए। ये मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि सपोर्ट क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो इस तरह करते हैं कि फ़िलहाल के लिए ना हम सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को करते हैं, ट्रेंड लाइन जो है वो हम अगले उसमें कर लेते हैं, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए भी फ़िलहाल प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगा कि अगले लेक्चर से पहले पहले आप लोग बस रैंडमली ना कोई भी ग्राफ खोल के उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल आप लोगों ना इसको देखोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि क्या है। एक ये सपोर्ट थी, इसको हम सपोर्ट कह सकते हैं, इसको हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं। अब आप लोग का काम क्या है फ़िलहाल के लिए, आप लोग का काम सिर्फ इतना है कि आप ये देखो कि वो कौन सा एरिया है जहाँ पे प्राइस बार बार बाउंस बैक कर रही है, और उसमें आपने क्या करना है, ये जो विक बनी है ना, आपने विक को नहीं देखना, आपने ये देखना है कि जो कैंडल की एंडिंग या कैंडल की ओपनिंग है वो देखनी है। जिस तरह ये वाला पॉइंट है, मैं इसको जूम करता हूँ तो फिर शायद समझ आएगा। अब ये वाला पॉइंट था, इसमें क्या है, कैंडल्स नीचे बनी हुई है, लेकिन जो बॉडी है जहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग थी वो हम उस चीज़ को देख रहे हैं। तो आपने इस तरीके से वो करना है। और दूसरी चीज़ ये भी कि ये सारी चीज़ें ना एक तरह से प्रैक्टिस से आएंगी। और एक और भी बात कि ज़रूरी नहीं है कि जो सपोर्ट लाइन आपने बनाई है, जो रेजिस्टेंस लाइन आपने बनाई है वो ही हर बंदा बनाएगा या वो जनरली एक्सेप्टेबल होगी, नहीं। ये बेसिकली एरिया होते हैं, इससे हम अपने आप को गाइड करने की कोशिश करते हैं कि कीमतें यहाँ तक जा सकती हैं, यहाँ से गिरेंगी। तो एक तो ये कंफर्म नहीं होता कि एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे जाके रुक जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि कौन सी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कौन सी बहुत ज़्यादा वीक है। ये सबसे नीचे वाली ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इससे नीचे कीमत बिल्कुल आई नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कल को कभी भी कीमत यहाँ तक आती है तो यहाँ पे हम अच्छा खासा बैलेंस डाल के ख़रीद सकते हैं। लेकिन ये अभी जिस पॉइंट पे है हम इसको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते कि इतना स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, क्योंकि पिछले दिनों में भी बार बार ये सपोर्ट टूट चुकी है, काफ़ी दफ़ा टूटी, ऐसे नीचे आ चुका है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये बीच में फ़र्क होता है। तो आप क्या करो, आप फ़िलहाल तो ये करो कि बस ग्राफ्स ओपन करो रैंडमली और उनके सपोर्ट लाइन बनाते जाओ। इस चीज़ का ख़्याल करना है कि ये आपका डेली पे ही रहे। ये ऊपर जो है ये टाइम फ्रेम होता है। टाइम फ्रेम्स के बारे में मतलब ट्रेडिंग व्यू का एक अलग लेक्चर वो करेंगे, ट्यूटोरियल सा होगा कि ट्रेडिंग व्यू यूज़ किस तरह करना है। फ़िलहाल बेसिक हम चीज़ें कर रहे हैं। ये आपने डेली ओपन कर दिया, यहाँ से आपने डेली सेलेक्ट कर दिया, डेली ग्राफ वन आ गया। आपने BTC USDT लिखा, BTC का ग्राफ आ गया।
आपने इस पे सपोर्ट लाइन बना दी, रेजिस्टेंस लाइन बना दी। फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कोई सा भी रैंडमली खोल लो। ये क्रिप्टो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस क्रिप्टो को आपने ओपन किया, आप रैंडमली कुछ भी खोल लो। मैं ये खोल लेता हूँ, यहाँ पे आप बना लो कि इसका सपोर्ट क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या है। ये मैं लाइंस लगाना शुरू कर दी। अब क्योंकि मेरी थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा हुई हुई है, मैं अपने एंड से जल्दी-जल्दी कर लूँगा। लेकिन आपने क्या करना है, आपने ज़रा गौर से देख के बनाते रहना है और फिर उस इन लाइंस को आपने कंपेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। कोई भी जिसको क्रिप्टो आती है, जिसको स्टॉक मार्केट आती है, आप उसको बोल लो कि यार मैंने ये लाइन, आप उसको इस तरह की पिक्चर बना के भेज दो कि यार मैंने इस ग्राफ की ये लाइंस बनाई है, ये सपोर्ट बनाई है, ये रेजिस्टेंस बनाई है। तो क्या ये मैं ठीक बना रहा हूँ या गलत बना रहा हूँ? वो अपनी बना लेगा। आप दोनों को कंपेयर करोगे, आप लोग को समझ आ जाएगा, अच्छा हाँ मैंने यहाँ पे गलती की है, उसने यहाँ पे गलती की है। जो हम एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक ग्रुप बना देंगे, या अभी तक तो हमने इस तरह बनाया नहीं हुआ, लेकिन हम देख लेते हैं। किसी से भी, मेरे से आप बात कर सकते हो, बिलाल से बात कर सकते हो, मास से बात कर सकते हो। आप इनको, या जो आपके आसपास और लोग हैं, आप उनको मैसेज कर सकते हो कि यार ये मैंने ग्राफ बनाया है, ये क्या मैंने सही बनाया है या गलत बनाया है। मैंने जो सपोर्ट लाइन लगाई है ये ठीक लगाई है या गलत बनाई है। रेजिस्टेंस लाइन ठीक है या गलत है। वो आपको बताते रहेंगे कि अच्छा ये सही है या ये गलत है। एक दफ़ा जब आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ठीक हो जाए, फिर आप क्या करोगे, आप बस सपोर्ट पे सपोर्ट पे आप खरीदते रहोगे और रेजिस्टेंस पे आप बेचते रहोगे। और इसके आगे जो स्ट्रैटेजीज होंगी वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे कि इसको और किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। सपोर्ट की भी और रेजिस्टेंस की भी अलग-अलग वो करेंगे, क्योंकि क्रिप्टो में है ही सिर्फ ये चीज़, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। ये हमें बनाने आ जाए तो बस फिर और कोई मसला ही नहीं है। लेकिन इसको बनाते-बनाते भी बंदे को टाइम लग जाता है। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसकी प्रैक्टिस करें, लोगों से क्वेश्चंस पूछें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें कि क्या ये मैं सही बना रहा हूँ, गलत बना रहा हूँ, ये ग्राफ है, इसकी सपोर्ट मुझे कहाँ बनानी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पूछनी पड़ेंगी। ग्रुप्स में पूछो, लोगों से पूछो, जिस तरीके से भी हो, ये अब आपका काम होगा। तो यहाँ पे मैं लेक्चर अभी ख़त्म कर रहा हूँ। जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं। और क्योंकि अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन आंसर हम अगले सेशन में कर लेंगे।